अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की हौलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। कप्तान ने जहाज़ पर आकर मुसाफिरों को ये खुशखबरी सुनाई कि वो किसी गैर इबाद और वीरान जजीरे पर नहीं, बल्कि इसी मुल्क में हैं जहाँ से वो चले थे और उनके लिए फौरी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ज़िंदगी से मायूस मुसाफिरों में ये खबर ज़िंदगी के मुतरादिफ थी। उन्होंने खुद को संभाला। असद शहराजी और उसके साथी औरत दुर्दाना मासूद भी इन्हीं मुसाफिरों में से एक थे। कप्तान से उनका कोई बाकायदा तारुफ नहीं था, बल्कि असद शहराजी खुद उस वक़्त अरशे पर आ खड़ा हुआ जब छोटी कश्तियों में आने वाले मछेरे जहाज़ तक पहुँचे थे। इधर असद शहराजी सरपंच गुलाम से मुज़ाकरात कर रहा था और उस छोटी सी बस्ती के लोग हैरत से मुंह फाड़े इन जदीद लोगों को देख रहे थे। हालांकि शकर नजा शहर में उन्होंने ज़िंदगी को नए रूप में भी देखा था, लेकिन बस्ती के रहने वाले फिर भी मासूम लोग थे। असद शहराजी ने गुलाम को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो जहाज़ के मुसाफिरों को यहाँ क़याम की इजाज़त दे दे। ये वादा कर लिया था उसने कि यहाँ उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि अगर वो चाहें तो उन खिदमात के सिलसिले में मुआवजा भी दे सकते हैं, जिसे सरपंच गुलाम ने मुस्तरद कर दिया था। फिर गुलाम ने उन लोगों को 4 खच्चर मुहैया किए। 3 आदमी वो थे जिनका ताल्लुक जहाज से था। ये तीनों गैर मुल्की थे। चौथा आदमी गुलाम ने अपना मुहैया किया, जो उन लोगों के लिए रास्ता बताने के लिए मुकर्रर किया गया था। इस तरह 4 आदमियों का ये काफिला शकर नजा की जानब चल पड़ा। कप्तान चार्ल्स इस काम से फारग होने के बाद असद शहराजी से मुखातब होकर बोला, मैं जहाज़ पर जाकर मुसाफिरों से कहता हूँ कि जो लोग इस जगह वक़्त गुजारना चाहें वो जहाज़ से उतर कर आ सकते हैं, और अगर ये लोग जहाज़ ही पर रहना चाहें तो ये उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जहाज़ की जो डायरेक्शन है उसके बाद इस बात के अमकानात नहीं हैं कि अगर तेज़ समुद्री लहरें जहाज़ तक पहुँचें तो उसे इस रेत से उखाड़ लें। जहाज़ तकरीबन 13 फुट की गहराई में रेत में धंसा हुआ है और इसके इर्द गिर्द रेत की मजबूत दीवारें हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अपनी जगह से जुम्बश नहीं कर सकता। चुनाचा मुसाफिर अपने कैबिनों में महफूज ही रहेंगे। यहाँ उन्हें ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास खुराक के ज़खायर और पानी वगैरह का काफ़ी मिकदार में मौजूद है और इसके लिए भी कोई परेशानी ना होगी, कम अज़ कम उस वक़्त तक जब तक हमारे लिए अमदाद ना आ जाए। आप जो मुनासिब समझे करें मिस्टर कैप्टन। मेरे लायक जो जिम्मेदारी है वो आप मेरे सुपुर्द कर दें। बस आप यहाँ की निगरानी करें। बस्ती के लोगों में भी हलचल मची हुई थी। गुलाम खुद एक सादा लोह आदमी था। बहुत से तशवीशनाक ख्यालात उसके दिल में सर उभार रहे थे। ये पुरस्कून बस्ती बाहर की दुनिया के हंगामों से महफूज रहती थी। इस जहाज़ में सफ़र करने वाले मुसाफिर भानत भानत के लोग होंगे, कहीं उनसे बस्ती वालों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, लेकिन अखलाकी तौर पर उन लोगों की मदद करना भी ज़रूरी था। ताहम गुलाम ने असद शहराजी से गुफ्तगू करके के बाद बस्ती के अकबी हिस्से में जाकर चंद लोगों को बुलाया और उनसे बोला, मैं चाहता हूं कि आप लोग उस वक़्त तक जब तक ये यहाँ मौजूद हैं बहुत ज़्यादा होशियार रहें। ख़ास तौर से हमारी औरतों को महदूद रहना चाहिए और बाकी लोगों को भी इनसे ज़्यादा राहो रस्म नहीं बढ़ाना चाहिए। एक एहतियात हर हाल में मद्दे नज़र रखी जाए। तुम ठीक कहते हो सरपंच, ये ज़रूरी है, एक जवान मछेरे ने कहा। अपने लिए एक हदबंदी मुकर्रर कर दी जाए। इस हदबंदी के आगे किसी को आगे ना आने दिया जाए। मैं उस आदमी की बात कर लूँगा जिसने आप तक मुझसे गुफ्तगू की है।
ادھر کپتان چارلس جہاز کے تمام مسافروں کو جمع کرنے کے بعد انہیں تمام صورتحال سے تفصیل سے سمجھانے لگا، اور پھر اس نے کہا کہ جو لوگ خشکی پر جا کر رہنا چاہیں وہ اس وقت تک وہاں قیام کریں جب تک کہ امداد نہیں آ جاتی، لیکن بہتر یہی ہے کہ جہاز کے کیبنوں میں ہی رہا جائے، یہاں زیادہ آرام رہے گا، جہاز کے لیے اب مزید کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے خشکی پر جانا پسند کیا، جن میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ ڈر گئی تھیں اس بات سے کہ کہیں سمندری طوفان جہاز کو پھر اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اس سے بہتر خشکی ہے۔ باقی کچھ سمجھدار خاندانوں نے جہاز پر ہی رہنا پسند کیا۔ جن لوگوں نے خشکی پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا انہیں بوٹ کے ذریعے خشکی پر منتقل کیا جاتا رہا، اور پکے ٹیلے کے نزدیکی درخت کے نیچے ایک پوری بستی آباد ہو گئی۔ بے شمار مسافر اس جہاز سے سفر کر رہے تھے اور ان کی منزل نہ جانے کہاں کہاں تھی۔ ان میں غیر ملکی لوگ بھی تھے، مقامی بھی تھے، ہر قسم کے لوگوں کی بہتاب تھی۔ وہ لوگ جو کہ زندگی کو ایک ایڈونچر سمجھنے کے قائل تھے، خشکی پر آنے کے بعد اس انوکھی بستی کا جائزہ لینے لگے، جو بہت ہی غریب اور معصوم لوگوں کی بستی تھی۔ کچھ خواتین کیمرے اپنے ساتھ لائی تھیں اور انہوں نے بستی کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ غرض جس مزاج اور جس قسم کے لوگ تھے وہ انہی مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ خود اسد شیرازی اور اس کی ساتھی عورت دردانہ اس درخت کے تنے کے پاس ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اسد شیرازی کی شخصیت بے حد شاندار تھی۔ لمبے چوڑے اور قوی ہیکل جسم کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی پروکار شخصیت کا مالک تھا، اور اس کی فطرت میں ایک نفاست پائی جاتی تھی۔ اس گفتگو کی وجہ سے کیپٹن چارلس سے اس کی قربت بھی ہو گئی تھی، اور چارلس اسے اپنے معاملات میں استعمال کرنے لگا تھا۔ غیر ملکی خاص طور سے اس بستی میں دلچسپی لے رہے تھے، لیکن اسد شیرازی نے کپتان چارلس سے بھی اس موضوع پر گفتگو کی اور کہا کہ ان سادہ لوہ مچھیروں کو ان کی روایات میں رہنا دیا جائے، ورنہ صورتحال نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ چارلس خود بھی ایک شریف آدمی تھا، اس نے لوگوں کو ہدایت دی، چنانچہ کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ ادھر بستی کی سادہ لوہ اور معصوم عورتوں کے لیے بھی وہ لوگ باعث دلچسپی تھے۔ ان میں بعض عورتیں تو ایسی تھیں جنہوں نے اس بستی کے علاوہ باہر کی دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ رنگ برنگے قیمتی لباسوں میں ملبوس عورتوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بہرطور انہیں ہدایت کر دی گئی کہ وہ ایک مخصوص جگہ سے آگے نہ بڑھیں اور اندر ہی رہیں۔ البتہ چند عورتوں نے ان سے رابطہ قائم ضرور کیا تھا، خاص طور سے کچھ غیر ملکی عورتوں نے بستی کی ان عورتوں کی تصاویر بھی اتاریں، جن پر بستی والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خود دردانہ چونکا مقامی ہی تھی اور ان لوگوں کی زبان سے اچھی طرح واقف تھیں، چنانچہ اس نے کئی عورتوں سے بڑے پر محبت انداز میں گفتگو کی، اور پھر اس نے انہیں چند چھوٹے چھوٹے تحائف بھی دیے، جس کی وجہ سے اسے کچھ مقبولیت حاصل ہو گئی۔ مقامی عورتوں میں بھی اور بھی کئی ایسی تھیں جو ان لوگوں سے دلچسپی رکھتی تھیں، لیکن دردانہ نے یہ کام پہلے کر ڈالا تھا۔ دن گزر گیا، چونکہ جہاز کے لوگ انتہائی مشکل اور خطرناک حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے، اس لیے یہ دن انہیں کسی بھی طور پر تکلیف دہ نہ محسوس ہوا، بلکہ انہوں نے ایک خوشگوار سی کیفیت محسوس کی۔ لیکن رات بے حد ٹھنڈی تھی، اور جوں جوں سورج ڈلنے کے بعد اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، فضا میں خنکی اترتی آ رہی تھی، اور اس خنکی نے اس کھلی جگہ انہیں اچھا خاصا پریشان بھی کیا۔ جیسے تیسے رات یہاں گزاری گئی۔ صبح کو چند لوگوں نے جہاز میں واپسی کا فیصلہ کیا، کیونکہ رات کی خنکی ان سے برداشت نہ ہو سکی تھی، اور پھر چونکہ جہاز کی رات پرسکون گزری تھی، ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ جہاز میں اب کوئی خطرہ نہیں، چنانچہ بہت سے لوگ واپس چلے گئے۔ لیکن اب بھی کچھ ایسے ایڈونچر پسند تھے جو یہیں اس درخت کے نیچے قیام پذیر تھے۔
दुर्दाना भी इस तौर पर यहाँ की औरतों में खूब घुल मिल गई थी और उसे ये लम्हात काफ़ी खुशगवार महसूस हुए। वो असद शेराजी की पर्सनल सेक्रेटरी थी और असद शेराजी एक एडवेंचर पसंद आदमी था। इंतहाई दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द थे। समुंदर का ये सफ़र असद शेराजी ने अपनी दिलचस्पियों की बिना पर किया था। उसकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुहिम्मात में गुजरा था और वह दुनिया के पुरअसरार तरीन इलाकों का सफ़र कर चुका था। ज़िंदगी के हर पुरअसरार शोबे से उसे लगाव था और वह उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। उसने मुख्तसर सी उम्र में कई किताबें भी लिखी थीं जो बड़ी मकबूलियत हासिल कर चुकी थीं। दूसरा दिन भी गुजर गया। वो शख्स वापस आ गया जो खच्चरों पर जहाज के आदमियों को लेकर गया था। उसने उन लोगों को एक तहरीर असद शेराजी को दी जिसमें लिखा था कि शक्कर नजा में शायद उनका काम मुमकिन ना हो सके, लेकिन यहाँ से आगे जाने के वसाइल मौजूद हैं। चुनाचा उन्हें कुछ वक्त लग जाएगा और उसका इंतज़ार कर लिया जाए। बाकी खच्चर वो शख्स वापस ले आया था और उस बारे में उन्होंने कहा था कि अब इस बस्ती तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना होगी, इसलिए मुतमिन रहा जाए। दुर्दाना दोपहर के खाने के बाद चहलकदमी के लिए साहल के साथ साथ चल पड़ी और बहुत दूर निकल आई। साहल के कुछ फासले पर रेत के टेलों के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। बाद जगह ये रेत के टेले बिल्कुल समुंदर की लहरों से करीब नजर आए। दुर्दाना को ये जगह बड़ी पुरअसरार और बड़ी दिलकश महसूस हुई, लेकिन बस्ती के लोगों का जायजा लेने पर उसे ये अंदाज़ा हो गया कि वो हर किस्म की रिया और फरेब से पाक सादा और मासूम से लोग हैं। लहरों के करीब एक टेले के पास वो बैठकर समुंदर की लहरों को देखने लगी। ना जाने क्या क्या ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे। हर इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक ना जाने कहाँ कहाँ से होता है। समुंदर की ये लहरें दुर्दाना को बहुत सी यादों की जानब घसीट रही थीं। इसी दौरान किसी अनोखी शय ने उसकी तवज्जो अपनी जानब समेट ली। गालबन कोई समुंदरी मछली थी जो काफ़ी फासले पर गहरे पानी में लुढ़कनियाँ खा रही थी। दुर्दाना की निगाहें उसे देखती रहीं। समुद्री मखलूक के बारे में उसके पास बहुत सी मालूमात मौजूद थीं और शेराजी की दिलचस्पी की बिना पर वो भी ओशनियोग्राफी में खासी मालूमात हासिल कर चुकी थी। वो उस गोल गोल लुढ़कनियाँ खाती हुई मछली को देखती रही, लेकिन उस वक़्त उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब उसने मछली को सीधा पानी में खड़े होते हुए देखा। ये मछली नहीं बल्कि कोई इंसान ही था, शायद कोई नौउम्र बच्चा। दर्दाना बसारत की तमाम कुव्वत के साथ उस पर गौर करने लगी। उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। ये मछेरों की बस्ती का कोई नन्हा सा बच्चा था, लेकिन समुद्र में जिस अंदाज में वो नहा रहा था उसे देखकर दर्दाना अश अश कर उठी। वो ये बात जानती थी कि पानी की कुर्बत में रहने वाले इससे बड़ी वाकफियत रखते हैं, लेकिन तैरने का ये अंदाज उसके लिए अजनबी और अनोखा था। बच्चा थोड़ी देर तक आधे धड़ से पानी में रहा और फिर इस तरह आगे बढ़ा जैसे वो तैर रहा हो, लेकिन उसका आधा धड़ ऊपर ही उठा हुआ था। दर्दाना को ये अंदाज़ा बखूबी था कि जिस जगह वो तैर रहा है वहाँ पानी इतना ऊंचा नहीं हो सकता कि उसके पांव ज़मीन पर जबे हों, लेकिन उसके तैरने का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे वो पानी में चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद वो डॉल्फिन मछली की तरह फिजा में उछला और सर के बल नीचे चला गया। दुर्दाना उसके दोबारा उभरने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना उभरा। और उसके बाद जब दर्दाना ने किसी कदर परेशान होकर अपनी जगह छोड़ी तो उसने अचानक बच्चे को लहर पर सवार साहल की जानब आते हुए देखा। लहर ने साहल पर दम तोड़ दिया और बच्चा इत्मीनान से रेत पर खड़ा हो गया। फिर उसने दर्दाना को देखा और वो कुछ ठठक सा गया। दर्दाना हैरान सी चंद कदम आगे बढ़ गई। बच्चे ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। दर्दाना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बच्चे के करीब पहुंचकर उसने घुटनों के बल बैठे हुए कहा, नन्हे बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? शाबान, उसने जवाब दिया। समंदर में क्या कर रहे थे? खेल रहा था।
तुम ने तैरना किससे सीखा? दरदाना ने सवाल किया और बच्चा ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। तुम्हें पानी में तैरना किसने सिखाया? मैं नहीं जानता, उसने जवाब दिया। दरदाना को बच्चे में एक अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ। वो छोटा सा था, लेकिन उसके चेहरे के तासरात बड़े मैनी खेज थे। उनमें मासूमियत तो थी, लेकिन ऐसी मतानत लिए हुए जैसे कोई नाम देना मुश्किल था। खसूसन दरदाना ने उसकी आंखों को देखा। ऐसी पुरकशिश, ऐसी हसीन आंखें इससे पहले कभी देखने में नहीं आई थीं। उन आंखों का रंग ना सुनहरी था ना नीला, बल्कि उसे सुनहरी माइल, नीला या नीलाहट माइल सुनहरा कहा जा सकता था। और उन आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि इंसान को अपना जहन उनके भमूर में फंसता हुआ महसूस होता था। यूं लगता था जैसे वो आंखें सामने वाले को अपने अंदर जज़ब कर रही हों और उसे दूर कहीं वीरानों में ले जा रही हों। एक नन्हे से बच्चे के अंदर ये तमाम कैफियत देखकर दरदाना को बड़ी हैरत हुई। उसने प्यार भरे अंदाज में बच्चे का हाथ पकड़ा और बोली, मुझसे दोस्ती करोगे शाबान? लड़के ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। दरदाना ने अपने लिबास में कुछ तलाश किया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बच्चे की दिलचस्पी का बायस बन सकती। उसने बच्चे से कहा, मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत चीज़ें दूंगी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। क्यों? बच्चे ने सवाल किया और दरदाना से कोई जवाब ना बन पड़ा। उसने फिर आहिस्ता से कहा, तुमसे दोस्ती करने के लिए। बच्चे के होंठों पर एक नन्ही सी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन ये मुस्कुराहट भी दरदाना के लिए हैरान कुन थी। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो कह रहा हो कि लालच दे रही हो मुझे। बहरतौर जुबान से उसने कुछ नहीं कहा। दरदाना उसके साथ आगे बढ़ती हुई बोली, चलो तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी माँ से मिलूंगी। बच्चा कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से दरदाना के साथ झोंपड़ियों की जानब चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वो गुलाम के झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंच गया। ओहो, ये है तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ का नाम जन्नत है, दरदाना ने कहा। वो गुलाम की बीवी जन्नत से मिल चुकी थी और जन्नत को उसने बहुत दिलचस्प पाया था। वो बहुत ज़्यादा बातें करने की आदी थी, खूबसूरत लड़की थी और अभी तक उसके अंदर बेपनाह अल्लड़पन पाया जाता था। दुर्दाना अभी और कुछ कहने भी ना पाई थी कि जानू बाहर निकल आई। दुर्दाना को देखते ही उसको होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसकी निगाहें शबान की तरफ उठीं और दुर्दाना की ज़ैरक निगाहों ने महसूस किया कि बच्चे की तरफ देखकर जानू की निगाहों में वो कैफियत नहीं उभरी जो एक माँ की आंखों में उभरती है। उसने शबान से निगाहें हटाकर फिर दुर्दाना को देखा और आहिस्ता से बोली, कोई काम है मुझसे? ओह नहीं, ये तुम्हारा बच्चा तो बहुत प्यारा है, बेहद खूबसूरत और पुरकशिश समुंदर में नहा रहा था। ये बहुत अच्छा तैरना जानता है। तुम बड़ी खुशकिस्मत औरत हो, चल तू अंदर आ जा, जानू ने शाबान को झिड़कते हुए कहा और वो दुर्दाना से हाथ छुड़ाकर अंदर चला गया। क्या ये तुमसे पूछ कर नहीं गया था साहल पर? मेरा बच्चा नहीं है ये, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। जानू बहुत ज़्यादा बोलने की आदी थी और कुछ ना कुछ बोलना ज़रूरी था, इसलिए वो सच कह गई जो बहरतौर उसने बहुत कम लोगों से कहा था। मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ कुछ देर? हाँ हाँ आओ, क्यों नहीं। क्या मैं तुम्हें चाय पिलाऊं? जानू ने पूछा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। बस इस बच्चे के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ तुमसे। क्या बातें? जन्नत ने किसी कदर नागवारी से पूछा। मेरा मतलब है तुमने अभी ये बात कही थी कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं, फिर ये बस्ती में किसका बच्चा है? इसके माँ बाप मर चुके हैं और अब ये मुसीबत मेरे ही गर्दन पर सवार है। क्यों? दुर्दाना ने पूछा। बस मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, मगर गुलाम कहता है कि हमें इसकी परवरिश करना चाहिए। दुर्दाना किसी सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, बच्चा तुमसे खुश है? मैं नहीं जानती, बड़ा अजीब सा है ये, ना ज़्यादा बातें करता है, किसी से ज़्यादा बोलता खेलता है, बस जब देखो समुंदर में डूबा हुआ नज़र आता है। मैं तो इस बात का इंतज़ार कर रही हूँ कि किसी दिन समुंदर की कोई लहर उसे बहा कर ले जाए और ये दोबारा वापस ना आ सके। अरे अरे नहीं, वो तो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, दुर्दाना बोली। होगा, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं।
दुर्दाना बेगौर जानू को देख रही थी और उसके जहन में ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो उठकर वापस आ गई। असद शेराजी उसी दरख्त के नीचे तने के पास मौजूद था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दुर्दाना उसके पास पहुंची तो वो चौंक कर सीधा हो गया। सर, एक बात करना चाहती हूँ आपसे। दुर्दाना उसके करीब बैठते हुए बोली। हाँ हाँ कहो। थोड़ी देर पहले सर, मैं समुंदर के किनारे एक रेत के टेले पर बैठी हुई थी। मैंने समुंदर में एक मछली जैसी शय को देखा जो अजीब से अंदाज में गोल गोल लुढ़कनियाँ खा रही थी। मछलियों के बारे में मेरी मालूमात, जैसा कि आपको मालूम है, अच्छी खासी है। मैंने इस अंदाज में तैरने का तसव्वुर भी नहीं किया था। बाद में मैंने गौर किया तो वो मछली नहीं बल्कि एक बच्चा था और ये बच्चा इसी बस्ती में रहता है। तैरने का अंदाज इतना अजीब है सर कि अगर आप उसे तैरते हुए देखें तो खुद हैरान रह जाएं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ सकी। बहरतौर मैंने बच्चे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की तो मुझे इल्म हुआ है कि वो इस बस्ती में एक यतीम बच्चे की हैसियत से रहता है। वो शख्स जो जहाँ सरदार की हैसियत रखता है उसका कफील है और बच्चे के माँ बाप मर चुके हैं। जो औरत उस शख्स की बीवी है वो बच्चे से बेपनाह नफरत करती है और इस बात की ख्वाहिशमंद है कि वह समंदर में डूबकर मर जाए। ये तमाम बातें सोचकर यूं ही मेरे दिल में एक ख्याल आया, अगर मुमकिन हो सके तो क्यों ना हम उस बच्चे को अपने साथ ले जाएं। असद शेराजी हैरत से ये बातें सुन रहा था। उसने तअज्जुब से कहा, हैरत है तुम्हारे दिल में ये तसव्वुर कैसे उभरा? बस सर, आप उस बच्चे को एक बार तैरता हुआ देख लें, फिर मुझे बताइए कि आपको कि ये ख्याल पैदा होता है या नहीं। मेरा ख्याल है ये एक मुश्किल काम है। बस्ती वालों का अपना मजाज देखा है मैंने, वो किसी तौर पर ये बात पसंद नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाए। सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोशिश कर लूँ। बस मैं एक बात चाहता हूँ दुर्दाना, वो ये कि हम किसी और उलझन का शिकार होना नहीं पसंद करेंगे। दूसरे बहुत से लोगों का भी मामला है। ये लोग बहुत अच्छी तबीयत के हैं लेकिन मासूम और दूर दराज के लोग हैं। मुमकिन है कुछ चीज़ें उन्हें नापसंद हों। हम कोई ऐसा तासुर नहीं छोड़ना चाहते यहाँ। सर, बस आपकी इजाज़त दरकार है। मैं बहुत सरसरी अंदाज में कोशिश करूँगी। अगर काम बन जाए तो आप यकीन करें वो बच्चा हमारे लिए एक हैरत अंगेज होगा। ये तीसरे दिन की बात है। कैप्टन चार्ल्स दोपहर के लिए खाना वगैरह का इंतजामात करके यहाँ पहुँचा और देर तक उन लोगों के साथ रहा। वो बहुत पुरउम्मीद था और असद शेराजी से उसकी मौजू पर देर तक गुफ्तगू होती रही थी। फिर असद शेराजी ने खुद जहाज पर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया। कैप्टन चार्ल्स ने गहरे पानी में एक अनोखा मंजर देखा और इतना हैरान हुआ कि उसने एकदम स्टीमर का इंजन बंद कर दिया। स्टीमर से तकरीबन 25 गज के फासले पर एक छोटा सा बच्चा पानी में इस तरह कलाबाजियां खा रहा था जिस तरह डोल्फिन मछली पानी से उछलकर सर के बल पानी में दाखिल हो जाती है। बच्चा अपने इस खेल में मगन था और तकरीबन तमाम ही लोग उसे देख रहे थे। उन्हें एक लम्हे के लिए होश ही ना रहा कि वो कहाँ है। ये अनोखा मंजर इससे पहले किसी ने मुश्किल ही से देखा होगा। तैरने का ये अंदाज तकरीबन नामुमकिन ही तसव्वुर किया जा सकता था। लेकिन असद शेराजी को दर्दाना के अल्फाज याद आ गए। उसी वक्त कैप्टन चार्ल्स ने हैरान लहजे में कहा, क्या ये समुंदर की मखलूक है? असद शेराजी ने नफ़ी करते हुए कहा, नहीं, इस बच्चे का ताल्लुक इसी बस्ती से है। आप इसे जानते हैं? मेरा ख्याल है मैं इसे जानता हूँ। मेरे सेक्रेटरी ने मुझे इसके बारे में बताया था और कहा था कि छोटा सा बच्चा समुंदर में हैरत अंगेज तौर पर तैर सकता है। मिस्टर शेराजी, मेरा ताल्लुक समुद्री ज़िंदगी से रहा है। मैंने बड़े बड़े माहर तैराक देखे हैं लेकिन ये छोटा सा बच्चा जिस अंदाज में पानी पर उछल रहा है ये कुछ नाकाबिले यकीन सा है। और फिर वो भी इतनी सी उम्र में। मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। कैप्टन ने इंजन स्टार्ट करके स्टीमर का रुख उसी तरफ कर दिया लेकिन उसने उसी रफ्तार से बच्चे को दूर हटते हुए देखा था। वो पानी में तेज़ रफ्तारी से आगे जा रहा था और उसकी गर्दन पानी से बाहर थी। लेकिन स्टीमर की रफ्तार तेज़ तरीन होने के बावजूद स्टीमर बच्चे तक ना पहुंच सका और असद शेराजी ही ने कप्तान को मतवज्जा किया।
وہ اسٹیمر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا ہے کیپٹن، میرا خیال ہے اس کا تعاقب نہ کرو ورنہ وہ زیادہ گہرے پانی میں پہنچ جائے گا، چھوٹا سا بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے اس سے تیرا نہ جا سکے۔ اوہ، کیپٹن چونک پڑا، پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن میں مسٹر شیرازی، وہ تو بہت گہرائی میں جا چکا ہے، اسٹیمر کو مخالف سمت موڑ دیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ واپسی کا سفر آسانی سے طے کر لیتا ہے یا اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، لیکن وہ جس طرح اسٹیمر کی رفتار کا مقابلہ کر رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ کیپٹن نے مثلاً شیرازی کی بات سے اتفاق کیا اور اسٹیمر کو ایک بار پھر واپس موڑ دیا گیا، لیکن سب کی نگاہوں کا رخ اسی جانب تھا۔ بچے کی گردن پانی پر نظر آ رہی تھی، پھر اس کا آدھا بدن پانی پر نظر آنے لگا۔ یہ بھی ایک حیرت ناک بات تھی، پانی پر اس طرح اپنے آپ کو روکنا ایک ناقابل یقین کام تھا۔ کیپٹن چارلس نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، آپ کا خیال غلط معلوم ہوتا ہے مسٹر شیرازی، وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اسد شیرازی نے کوئی جواب نہیں دیا اور بچے کو دیکھتے رہے۔ وہ تیز رفتاری سے تیرتا ہوا خشکی کی جانب جا رہا تھا۔ کیپٹن چارلس نے اس وقت تک اسٹیمر کو وہاں سے آگے نہیں بڑھایا جب تک اس نے بچے کو خشکی پر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا ہوا بستی کی جانب چلا گیا۔ تب کیپٹن چارلس نے اسٹیمر سٹارٹ کر کے آگے بڑھایا، لیکن وہ سخت متحیر تھا۔ اس طرح تیرنے والا کوئی بچہ میری نگاہوں میں پہلی بار آیا ہے۔ میں اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر شیرازی، آپ کا کہنا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں، براہ کرم واپسی میں وہ بچہ مجھے ضرور دکھائیے گا۔ اسد شیرازی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز پر پہنچ گئے تھے۔ کیپٹن چارلس وغیرہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن اسد شیرازی کو رہ رہ کر بچہ یاد آتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ دردانہ نے اسی کا تذکرہ کیا تھا۔ دردانہ، تم کیا کرتی رہی اس دوران؟ جہاز سے واپسی پر اس نے دردانہ سے کہا۔ کچھ نہیں سر، میں اپنے عورت ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہوں، دردانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عورتیں تو میری دوست بن گئی ہیں۔ آج دوپہر کا کھانا میں نے ایک عورت کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں کھایا تھا۔ سر، آپ جانتے ہیں وہاں کیا تھا؟ کھایا تم نے ہے؟ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ سر، وہ کسی گھاس کی بنی ہوئی روٹی تھی، مگر اتنی لذیذ کہ بیان نہیں کر سکتی۔ مگر سر، میں نے اپنا مشن جاری رکھا ہے۔ آپ مجھے احمق تصور کریں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اس بچے پر عاشق ہو گئی ہوں۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتی پھر رہی ہوں۔ خیر، عشق حماقت تو نہیں ہوتا، آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ اسد شیرازی ہنس پڑا۔ دردانہ بھی ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، وہ یقیناً پر اسرار ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ہماری کوششیں ضرور بار آور ہوں گی۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال بے دستور قائم ہے، پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ کاش آپ ایک بار اسے دیکھ لیتے تو آپ میری تائید کرتے سر۔ میرا خیال ہے میں نے اسے دیکھ لیا، اسد شیرازی نے کہا، اور پھر وہ دردانہ کو اسٹیمر میں واقعہ سنانے لگا۔ پھر بولا، اب یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ یہ بچہ تھا یا نہیں۔ ویسے یہ ساحل کے باسی ہیں، سمندر کا ان کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ ان کے لیے سمندر ہی سیرگاہ ہے اور سمندر ہی کھلونا۔ پانی کا کھیل ان کے لیے معمولی ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور بچہ ہو۔ نہیں سر، 100% وہی ہوگا۔ اس کے بارے میں نے کافی معلومات حاصل کی ہیں۔ تم نے تو اب میرے دل میں بھی اس بچے کے حصول کا اشتیاق پیدا کر دیا ہے۔ تم اسے آسان کیسے سمجھتی ہو؟ سر، میں نے عورت ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے وہ اس لیڈر کی بیوی کی بچپن کی دوست ہے، شادہ ہے اس کا نام۔ خوب، تم نے اسے گہرے تعلقات پیدا کر لیے۔ بچے کے باپ کا نام رمضان تھا اور ماں کا نام سگا۔ یہ بچہ سگا کے ہاں پیدا ہونے والا تھا۔ محنت کش میاں بیوی سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گئے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور دونوں اس طوفان کا شکار ہو گئے۔ ان کی لاشیں ساحل تک پہنچی تو پتہ چلا کہ عورت کے ہاں ولادت ہو چکی ہے۔ سر، 10-12 دن کا بچہ، یہ بچہ ساحل پر آیا تھا۔ اوہ، اسد شیرازی کی آنکھیں پھیل گئیں۔
चंद लम्हा सोचते रहने के बाद उसने कहा, ये जदीद तरीन तहकीक हो चुकी है। जिन बच्चों की विलादत पानी में कराई गई तो उनमें तैरने की सलाहियत पाई गई थी। उन्होंने सीता से सर उबार कर अपने लिए ऑक्सीजन हासिल की और पानी से बाहर आने की जद्दोजहद भी। अगर ये कहानी सच है सर, तो इस बच्चे ने तो 10-12 दिन समुंदर के भारी और नमकीन पानी में गुजारे। आखिर किस तरह? मेरे ख्याल में तो ये एक हैरत अंगेज बात है। इन हालात में क्या ये काबिल तवज्जो नहीं? यकीनन है, मगर तुम इसे काबिल हसूल कैसे समझती हो? बात की मुख्तसर कहानी यूं है कि लीडर ने यह बच्चा अपनी बीवी को परवरिश के लिए दे दिया, मगर वहाँ रहम और हमदर्दी के जज्बे की बजाय एक और जज्बा मौजूद था। कौन सा जज्बा? रकाबत का। लीडर की बीवी उस बच्चे के बाप से मोहब्बत करती थी जो बहुत खूबसूरत था, और अजराह रहम उसने एक बदशक्ल लावारिस लड़की से शादी करके लीडर की बीवी को ठुकरा दिया था। इस तरह इस बच्चे से उसे नफरत का एहसास हुआ और वह उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। बच्चा जिस कुदरती तौर पर परवान चढ़ रहा है, दर्दाना मैं से देखना चाहता हूँ। मैंने उसे समुंदर में बहुत दूर से देखा है। जरूर सर, ये मुश्किल ना होगा। आओ चलते हैं, असद शराजी ने कहा, और वो बच्चे की तलाश में चल पड़े। गुलाम से मुलाकात हो गई और असद शराजी ने कहा, मिस्टर गुलाम, सुना है तुम एक बच्चे की परवरिश कर रहे हो जिसके माँ बाप तूफान में हलाक हो गए थे। हाँ साहब, हमारा दोस्त था रमजान, बड़ा बहादुर, बड़ा बंका। समुंदर की लहरें उसके बाजुओं से डरती थी, मगर वो बेचारा तूफान से हार गया। कहाँ है वो बच्चा? मैं उसे देखना चाहता हूँ, असद शराजी ने कहा, और गुलाम ने आवाज लगाई, जानू, अरे ओ जानू, बाहर आओ। और जानू बाहर आ गई। शहबान कहाँ है? बुला उसे। घर में रहता है, वो कहीं मर रहा होगा। गुलाम कसमसा कर रह गया, फिर बोला, मैं उसे तलाश करके लाता हूँ साहब, कहीं खेल रहा होगा। जानू नाक कोड़कर अंदर चली गई। बाद में तलाश कर लेना। कोई और औलाद है तुम्हारी? नहीं साहब, मालिक ने अभी कर्म नहीं किया। तब तो तुम्हें इस बच्चे से बहुत मोहब्बत होगी। बस साहब, माँ बाप के बच्चा है, घर वाले टेढ़े मजाज की है, ज्यादा ख्याल नहीं रखती उसका। वो तो शुक्र है कि उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, वरना ज्यादा मट्टी खराब हो जाती बेचारे की। और जब कभी ऐसा हुआ तो एक बात कहना चाहता हूँ गुलाम, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या साहब? ये बच्चा हमें दे दो, हम भी मुसलमान हैं, बाल बच्चों वाले हैं। हम इसकी बेहतरीन परवरिश करेंगे, इसे तालीम दिलवाएंगे। यकीन करो, ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा। आप क्या कह रहे हैं साहब इसका? आप क्या करेंगे साहब इसका? बस वो हमें बहुत अच्छा लगा है, बुरा मत मानना। हम तुम्हें 10,000 रुपये भी दे सकते हैं। गुलाम सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, मुझे तो एतराज नहीं साहब, आप शरीफ लोग हैं, मगर ये काम मैं खुद नहीं कर सकता। बस्ती वालों से पूछना पड़ेगा। यतीम बच्चा है, सबका हक है उस पर। आप कहें तो मैं बस पूछ लूं बस्ती वालों से? जरूर पूछ लो, तुम लीडर हो यहाँ के। कोशिश करो कि ये बच्चा हमें जरूर मिल जाए। 10,000 रुपये हम खामोशी से तुम्हें दे देंगे, असद शराजी ने कहा। आपने दोबारा ये बात कह दी है साहब, तीसरी बार ना कहना। आपको अल्लाह का वास्ता, हमने 10,000 रुपये इकट्ठे कभी नहीं देखे साहब, देखना भी नहीं चाहते। पैसा ईमान खराब कर देता है। हमारी रोजी का हिसाब समुंदर से है, और समुंदर बहुत बड़ा है। वो सैकड़ों साल से रोजी देता है, और वही रोजी हमें रास आती है। और फिर साहब, हम बच्चे बेचते नहीं। वो रमज़ान की औलाद है, उसका कर्ज है हम पर। उसकी रूह क्या सोचेगी? अपने बच्चे की अच्छी परवरिश और तालीम की बात की है, वो बात अच्छी है। हम बस्ती वालों से भी कहेंगे, पैसों की बात ना करो। ठीक है गुलाम, तुम्हारी मर्जी, असद शराजी ने किसी कदर खज्जल होकर कहा। शाम के 7 बजे थे। दर्दाना और शराजी पक्के टीले की तरफ निकल आए। वहां दर्दाना ने शहबान को देखा। चित लेटा हुआ था और आंखें बंद थी। दुर्दाना उसे देखकर चौंक पड़ी। सर, वो बच्चा है, दर्दाना ने इशारा किया, और वो दोनों दबे कदमों उसके पास आ गए। हाँ, यही था, असद शराजी ने कहा, मगर वो चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे वो घुटनों के बल बैठकर उसे देखने लगा। दुर्दाना के पास भी आ गई थी। असद शराजी की घुटी घुटी आवाज उभरी, दर्दाना। जी सर, क्या बात है? ओह दर्दाना, इसका तनफ्फुस बंद है, ये सांस नहीं ले रहा है। दर्दाना उछल पड़ी। देखो, इसका सीना साकत है और सांस भी नहीं चल रहा।
ओ मेरे खुदा, ये क्या हुआ? दर्दाना की आवाज भर्रा गई। किसी को बुलाओ, ये कैसे हो गया? असद शेराजी ने कहा और दर्दाना जल्दी से खड़ी हो गई। वो मुतहिश अंदाज में मुड़ी और दूसरे लम्हे उसके हलक से एक डरी डरी आवाज निकल गई। वो चेहरा इतना ही डरावना था, पूरे चेहरे पर झुर्रियां लटक रही थी, लिबास की शक्ल में चेथड़े झूल रहे थे, सर पर मैली पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में एक मोटी लकड़ी थी जिसमें घुंघरू, कोड़ियां और न जाने क्या क्या लगा हुआ था, और आंखें बस वो आंखें ही थी जो ये जाहिर कर रही थी कि वो कुछ है। असद शेराजी ने भी उसे देख लिया। खौफनाक औरत ने नरम लहजे में कहा, जाओ तुम जाओ, सब ठीक है, जाओ। उसने डंडा दोबारा जमीन पर पटका और असद शेराजी खड़ा हो गया। सब ठीक है, तुम जाओ, औरत ने फिर कहा, और असद शेराजी ने दुर्दाना का हाथ पकड़ लिया। फिर वो उसे लेकर वहां से चल पड़ा। आह, किस कदर खौफनाक शक्ल थी। वो कौन थी? मैं नहीं जानता, मगर गुलाम को बताना जरूरी है। गुलाम को सूरत हाल पता चली तो उसने कहा, वो माई माची है, उस बस्ती की सबसे मुअम्मर औरत। मगर बच्चा, वो कहती है सब ठीक है, तो फिर सब ठीक है साहब, तुम जाकर देखो तो सही। नहीं साहब, ये ठीक ना होगा, गुलाम ने झिझकते हुए कहा। इससे ज्यादा उसने माई माची के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो दोनों बेचैन रहे थे। दूसरे दिन उन्होंने बच्चे को हस्बे मामूल कलीलें भरते हुए देखा। उसी दिन गुलाम ने खसूसन उन दोनों को अपनी पंचायत में बुला लिया। चाचा मस्तान ने पूछा, क्या तुम बे औलाद हो साहब? यूं तो मेरे बहुत से अजीजो अकारब मेरे साथ रहते हैं, बाबा जी उनके बच्चे भी हैं, मगर मैंने शादी नहीं की है, इसलिए औलाद का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम इस बच्चे को पालोगे? हाँ बाबा साहब, मैं इससे बेहतरीन जिंदगी दूंगा। मेरे पास खुदा का दिया बहुत कुछ है। कसम खाओ कि इसे कोई तकलीफ ना होगी। मैं कसम खाता हूँ, जब भी तुम्हें वक्त मिले एक बार उसे यहाँ जरूर लाना। वादा करता हूँ बाबा साहब, तब हम इसे तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं। तमाम लोगों ने इस फैसले से इत्तफाक कर लिया। सबसे ज्यादा खुश दर्दाना थी। ये एडवेंचर तुमने कर तो लिया है दुर्दाना, मगर बच्चा कुछ समझ में ना आने वाला है, इसका ख्याल रखना होगा। असद शेराजी ने कहा, सर ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। दर्दाना ने मसरूर लहजे में कहा। एक हफ्ता गुजर गया, फिर एक सुबह 2 जहाज समुद्र में देखे गए जो इसी समत आ रहे थे। करीब आने के बाद उन दोनों जहाजों पर से स्टीमर पानी में उतारे गए और वो जहाज की तरफ चल पड़े। बहुत से लोग सीढ़ियों के जरिए जहाज पर पहुंच गए। उनमें बहरिया के हकाम भी थे। कप्तान चार्ल्स ने उन्हें सूरत हाल बताई और फिर जहाज से मुसाफिर स्ट्रीमों के जरिए उन जहाज़ों पर मुंतकिल होने लगे। बस्ती में मौजूद लोगों ने भी तैयारियां शुरू कर दी। दर्दाना इस दौरान शहबान से मुसलसल दोस्ती करने में मसरूफ थी और मासूम बच्चा उससे मानूस हो गया था। शहबान, तुम मेरे साथ उस जहाज पर चलोगे? उसने कहा। हाँ मुझे चलना है। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने आहिस्ता से कहा। तुम इस छोटी सी बस्ती में रहते हो, मैं तुम्हें जहाँ ले जा रही हूँ वहाँ बहुत बड़े बड़े घर हैं, कारें हैं और बहुत सी चीजें हैं। क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? हाँ। तुम्हें ये बस्ती छोड़ते हुए कोई दुख तो नहीं होगा? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है, गुलाम, जानू या तुम्हारा कोई दोस्त? वहां जाकर तुम किसी को याद करोगे? माछी को, उसने हस्बे आदत मुस्कुराते हुए कहा। किसे? दर्दाना ने ताज्जुब से पूछा। माई माछी। ओह मेरे खुदा, वो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, वो सबसे अच्छी लगती है, शहबान ने जवाब दिया और दर्दाना ताज्जुब से गर्दन हिलाने लगी। बहरहाल तैयारियां मुकम्मल हो गई। शहबान से किसी ने किसी किस्म का अजहार नहीं किया और दर्दाना उस असद शेराजी उसे साथ लेकर चल पड़े। स्टीमर ने उन्हें आने वाले अमदादी जहाज में से एक पर पहुंचा दिया। उनको उसी बंदरगाह पर ले जाया जा रहा था जहां से ये लोग इस जहाज में सवार हुए थे। मुसाफिरों का मालो असबाब भी उन जहाज़ों पर तेजी से बार किया जा रहा था और ये कार्रवाई रात गए तक मुकम्मल हो सकी। उन तीनों को भी इस मुख्तसर सफ़र के लिए एक कैबिन दे दिया गया। शहबान की कफियत में कोई गैर मामूली बात ना थी। दोनों जहाज़ों के सरबराहों ने फैसला किया था कि सुबह सूरज निकलने से कबल यहाँ से रवाना हो जाएगा ताकि बकिया रात में दूसरी कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल कर ली जाएं। असद शेराजी भी इन कामों में दिलचस्पी लेने लगा था। कैबिन भी दर्दाना शहबान के साथ थी। वो इस बच्चे के बारे में अजीब से अंदाज में सोच रही थी। वो भी इस दुनिया में तन्हा थी।
اس کی زندگی کی کہانی بھی ان بے شمار کہانیوں سے مختلف نہیں تھی جو اس دنیا میں بکھری ہوئی ہیں۔ اپنوں کے زخم، غیروں کی بے اتنائی اور ماحول سے عدم واقفیت نے اس کی شخصیت تشکیل کی، اور وہ جوانی کی لطافتوں کو بغیر عمر کی پختگی کی منزل میں داخل ہو گئی تھی۔ برے حالات میں اسد شیرازی کے ہاں نوکری کا آغاز کیا اور پھر اس جگہ کو گوشہ عافیت پا کر مستقل سکونت اختیار کر لی، اور اس کی وجہ سے اسد شیرازی کی ذات تھی جو انوکھی تھی۔ اسد کی کہانی بھی اسے معلوم ہو گئی۔ وہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا تھا۔ ماں کا انتقال اس وقت ہو گیا جب اسد 9 سال کا تھا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور اسد سوتیلی ماں کا شکار ہو گیا، لیکن زیرک باپ نے ابتدائی چند ماہ میں ہی اس صورتحال کو محسوس کر لیا اور بیٹے کو یورپ بھجوا دیا۔ وہیں وہ جوان ہوا۔ باپ کے ہاں دوسری اولاد نہ ہوئی۔ پہلے سوتیلی ماں، پھر باپ کا انتقال ہوا اور اسد کو یورپ سے وطن آنا پڑا۔ یہاں کروڑوں کی جائیداد موجود تھی، لیکن زمانہ تعلیم میں نہ جانے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا کہ اس کی فطرت مہم جوئی کی طرف مائل ہو گئی۔ جائیداد اور کاروبار وغیرہ کے لیے باپ کے زمانے کے نمائندوں ہی کو برقرار رکھا اور بہت مختصر عرصہ میں سارے حالات پر قابو پا لیا۔ کچھ ایسے اقدامات کے مظاہرے کیے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی کہ کسی مسئلے میں ہیر پھیر ممکن نہیں۔ اسد ایسے لوگوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا تھا، اور ہیر پھیر کرنے والے اپنی حماقت کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ وہ عموماً ملک سے باہر رہتا، لیکن واپس آ کر ہر چیز کا جائزہ لیتا اور ساری کوتاہیاں یا بے ایمانیاں پکڑ لیتا جو کی گئی ہوتی، اور پھر ایسے لوگوں کو وہ معاف نہ کرتا۔ چنانچہ اس طرح وہ لوگ اس سے دور ہو گئے جو یہ سمجھتے تھے کہ دانش شیرازی یعنی اسد کی والد کی موت کے بعد اس کے عظیم و شان کاروبار میں ان کا بہت بڑا حصہ بنتا ہے۔ یورپ سے آنے والا نا تجربے کار لڑکا بھلا ان جیسے گھاگ لوگوں کی ہوئی کارروائیوں کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ لیکن جب اسد شیرازی نے اپنے کام کا آغاز کیا تو ان کی گردنیں ایسے پھنسی کہ گلو خلاصی ممکن نہ ہوئی، اور پھر اس کی سخت مزاجی نے ان کے ہوش و حواس درست کر دیے اور انہیں اس پیسے کا پورا حساب دینا پڑا جسے انہوں نے خرد برد کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اب سکون سے یہاں بیٹھ کر حرام خوری کرنا چاہتے تھے مستعد ہو گئے، کیونکہ اسد شیرازی کا ایڈمنسٹریشن بہت سخت تھا۔ اس نے بہت ہی مختصر وقت میں چھانٹی کر ڈالی، نئے لوگوں کو متعین کیا۔ ہاں، وہ لوگ جو دیانتداری سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے اعزازات سے نوازے گئے اور انہیں اتنی مراعات دی گئیں کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ یہ اسد شیرازی کی شخصیت کا دوسرا پہلو تھا۔ دولت خرچ کرنے میں وہ بالکل کوتاہی نہیں کرتا تھا اور ایک فراخ دل انسان مشہور تھا، لیکن بدعنوان شخص کو برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ خاندان کے بہت سے افراد پھیلے ہوئے تھے۔ اسد شیرازی نے ان سے بھی روگردانی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ان میں سے جن لوگوں کو اس سے قربت حاصل تھی وہ اس کی کوٹھی ہی میں منتقل ہو گئے۔ انہیں بے شک ان کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، لیکن یہ ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ وہ بآسانی انہیں پورا کر سکتے تھے۔ اسد شیرازی نے ان سے ایک مؤدبانہ درخواست کی تھی، وہ یہ کہ جس کی ذمہ داری متعین کر دی گئی ہو اس میں اسے مستعد رہنا چاہیے۔ الغرض یہ کہ اسد شیرازی نے اپنی بنیادوں کو نہایت پختہ کر لیا تھا اور اپنے لیے کوئی الجھن باقی نہ چھوڑی تھی۔ شیبان سے دردانہ خصوصی دلچسپی محسوس کر رہی تھی اور اس کے لیے اس کے ذہن میں بہت سے منصوبے بن رہے تھے۔ زندگی میں ایک یکسانیت تھی، گو مہماتی زندگی کبھی یکسانیت کا شکار نہیں ہونے دیتی، لیکن انسان کبھی کبھی اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اسد شیرازی بھی ایک تنہا انسان تھا، لیکن اس کے ارد گرد بے شمار کردار پھیلے ہوئے تھے جن سے اس کا قلبی واسطہ بھی تھا، لیکن دردانہ کی زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ اگر یہ خوبصورت سا معصوم بچہ اس کی زندگی کا سگے میل بن جائے تو کیا حرج ہے؟ دردانہ اسے اپنا کہہ سکتی ہے، اور اس سے تصور سے اس کے دل میں شیبان کے لیے محبت بھی پھوٹ رہی تھی۔ وہ اسے ایک بہتر اور حقیقی زندگی دینا چاہتی تھی جو کسی بھی طور اسے اس چھوٹی سی معصوم بستی میں نہیں مل سکتی۔
जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा एक माही गिर बन सकता था, एक बेहतरीन तैराक और अपने फ़न का माहर। लेकिन बैरूनी दुनिया में उसके लिए बहुत से मौके थे और उसकी खसूसियात उसे अव्वलियत बख्श सकती थी। असद शहराजी ने कैबिन का रुख नहीं किया, वो बाहर ही दूसरे लोगों के साथ मसरूफ़ अमल था। दरदाना ने शाबान को नींद की आगोश में देखा तो उसे एहतियात से अपने कैबिन के बिस्तर पर सुला दिया और उसके बाद खुद भी दूसरे बिस्तर पर जा लेटी। ख्यालात उसके जहन पर यलगार करते रहे और उसके बाद उस पर गनूदगी सी छा गई। बाहर हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन कैबिन का दरवाज़ा बंद कर देने के बाद ये आवाज़ें बहुत मदम हो गई थीं। दरवाज़ा अंदर से ही बंद ही था। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि दरदाना की आंख खुल गई। कैबिन में मदम रोशनी जल रही थी। आंख खुलने की कोई ख़ास ही वजह थी। कोई आवाज़, कोई आहट या कोई लमस, कुछ न कुछ था ज़रूर। दरदाना की छठी हिस्स ने उसे इसका एहसास दिलाया और उसने पूरी तरह आंखें खोलकर कैबिन में निगाहें दौड़ाईं। उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। कैबिन में एक दरमियानी हिस्से में पड़ी हुई मेज़ के पीछे कुर्सी पर एक शख्सियत बराजमान थी। दरदाना उसे देखकर एक हल्की सी आवाज़ के साथ उठी। ये आवाज़ खौफ की आवाज़ नहीं थी, बल्कि उसमें हैरत शामिल थी, क्योंकि ये चेहरा अब उसके लिए अजनबी नहीं था। वही झुर्रियों बड़ा चेहरा जो माई माछी का था। माई माछी मेज़ पर दोनों कोहनियाँ टिकाए बैठी हुई दरदाना को देख रही थी और उसकी आंखें दरदाना को मामूल के मुताबिक इंतहाई अजीब और हैरतनाक लग रही थी। दरदाना ने एक लम्हे में अपने आप को संभाला और फिर बंद दरवाजे की जानब देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन वो अकबी खिड़की जो जहाज़ की दूसरी सिमत एक पतली राहदारी में खुलती थी, खुली हुई थी और उस खिड़की से अंदर आना कोई मुश्किल काम नहीं था। जबकि दुर्दाना ने यह खिड़की बंद कर दी थी। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर माई माछी को देखती रही। फिर उसने कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा तुम्हारे पास आना बेहद ज़रूरी था, उसने जवाब दिया। क्यों? ये माई माछी ने शाबान की जानब इशारा किया जो गहरी नींद सो रहा था। मतलब मैं समझी नहीं, दरदाना ने खुद को फौरन संभाल कर कहा। तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी कबूल की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। जानती हो तुमने क्या मनसब कबूल किया है और इसके नतीजे में तुम्हारी अपनी क्या कैफियत होगी? मैं नहीं जानती, दुर्दाना ने कहा। यूं समझ लो, अगर तुम इसे एक बेहतर जिंदगी देने में कामयाब हो गई तो सारे ज़माने की खुशियां तुम्हारे कदमों में होंगी। ये कौन है? दरदाना ने सवाल किया। समंदर की अमानत समझो, ये समुंदर की अमानत है और अब तुम इस अमानत की अमीन बन चुकी हो और ये होना था। वक़्त बल आखिर अपना फैसला सुना ही देता है और वो फैसले सही होते हैं। क्या ये इस बस्ती का रहने वाला नहीं? मेरा मतलब है तुमने इसे समुंदर की अमानत कहा है। माई माछी के होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, सुनो, इसकी बेहतर तरबियत अब तुम्हारे लिए लाजमी है। उसे दुनिया के हर फन में ता कर दो। एक तवील अरसा लगेगा तुम्हें इसमें, लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जब भी कभी ज़रूरत पेश आई मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगी। और सुनो, ये निशान इसके सीने पर लगाए देती हूँ, ये निशान इसकी शनाख्त होंगे। माई माछी अपनी जगह से उठी और सोते हुए शहबान के पास पहुँच गई। उसने अपनी 3 उंगलियां शहबान के सीने पर रखीं और उन्हें नीचे तक खींचती ले गई। दुर्दाना को दूर से नजर तो नहीं आया कि उसका क्या रद्द अमल हुआ। बहरतौर वो देखती रही और उसके बाद माई माछी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरदाना के पास पहुंची। उसने अपने मैले कुचेले लिबास में से चमड़े की एक थैली सी निकाली और इसे दरदाना के हवाले करते हुए बोली, ये जो कुछ भी है यूं समझ लो इसके हर मर्ज का इलाज है। जब भी कभी इसे बीमार पाओ, इससे इसका इलाज करना, ये इसके लिए बेहतरीन दवा है। दरदाना ने बेइख्तियार हाथ बढ़ाकर वो थैली माई माछी के हाथ से ले ली और उसके बाद माई माछी ने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ सामने रखे और सर पीछे की सिमत कर लिया। उसका चेहरा कैबिन की छत की जानब था। दरदाना उसे देखती रही। माई माछी इस अमल के बाद उठ गई और उसने आगे बढ़कर दरदाना का एक हाथ पकड़ा, उसे होंठों से बोसा दिया और फिर उसी खिड़की की जानब चल पड़ी। चंद ही लम्हात के बाद वो खिड़की से बाहर निकल गई थी। दरदाना दम बखुद रह गई।
दरदाना नींद के आलम से उठी थी, इसलिए जहन भी पूरी तरह चाको चुबंद नहीं था। उसे यह सब कुछ बेहद पुर इसरार और बहुत अजीब लग रहा था। फिर वह संभल कर खिड़की की जानब लपकी। उसने झांक कर राहदारी में देखा, वहां माई माची का कोई वजूद नहीं था। चमड़े की थैली उसके अपने हाथ में थी। वो गौर करने लगी। वो सोचने लगी कि माई माची को बाकायदगी से किसी स्टीमर के जरिए तो समुंदर में लाया नहीं जा सकता। फिर वो यहाँ तक पहुंची कैसे? कोई बात समझ में नहीं आई। बस्ती में वैसे ही उसे बहुत से पुर इसरार वाकयात पेश आ चुके थे और अब उस वाक़े पर यह आखिरी मोहर लग गई थी। उसने थैली खोल कर देखा तो उसमें काले रंग के छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे जो बहुत ही चिकनी शक्ल रखते थे। बहरहाल उसने एक तवील सांस ली और वो थैली एहतियात से अपने पास महफूज कर ली। लेकिन इस वाक़े ने उसकी नींद उड़ा दी थी। वो चंद फुट के फासले पर सोते हुए शहबान को देख रही थी। एक मासूम और बेज़रर सा बच्चा, लेकिन किसी कदर अनोखी शख्सियत का मालिक। किसी भी इंसान में कोई गैर मामूली सलाहियत पैदा हो सकती है। बाद लोग बचपन ही से ऐसी सलाहियतें लेकर पैदा होते हैं जो आगे चलकर उसका मुस्तकबल बन जाती हैं। मगर ये बच्चा जिन पुर इसरार कैफियत का हामिल था वो नाकाबिले यकीन सी थी। वो अपनी जगह से उठी और सोते हुए शहबान के पास पहुंच गई। गहरे गहरे सांस लेने से उसका सीना फूल पिचक रहा था। तभी उसे शहबान के सीने पर 3 सुर्ख लकीरें नजर आईं और वह झुककर उन्हें देखने लगी। ये निशान अभी उसके सामने बनाए गए थे। ना जाने कब तक वो इन निशानों को देखती रही थी। प्रोग्राम के मुताबिक दूसरी सुबह जहाज उन्हें लेकर चल पड़े। दरदाना ने जानबूझकर असद शहराजी से रात के इस वाक़े का तज़किरा नहीं किया। ना जाने क्यों उसने ये सोचा कि ये सब कुछ असद शहराजी को बताना मुनासिब ना होगा। हालांकि इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस अंदरूनी तौर पर उसके दिल में ये तसव्वुर उभरा और वो ये बात हज़म कर गई। बल आखिर वो अपने शहर पहुँच गए। असद शहराजी के अहले खाना को अखबारी ज़राए के से ये बात मालूम हो चुकी थी कि वो जहाज़ जिससे असद शहराजी समुंदरी सफ़र के लिए निकला था तूफ़ान में एक हादसे का शिकार हो गया है। उसके बाद मुसलसल उन लोगों ने मकामी ज़िम्मेदार हकाम से राब्ता कायम रखा और पल पल की खबर मालूम करते रहे। सब ही तशवीश का शिकार थे। चुनांचे जब ये जहाज़ साहल पर पहुँचे तो दूसरे बहुत से अफराद में असद शहराजी के अहले ख़ानदान के बहुत से अफराद भी मौजूद थे जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया और असद शहराजी से उसकी खैरियत पूछने लगे। बच्चे को देखकर उनमें से चंद एक ने हैरत का इजहार भी किया था, लेकिन ये वक़्त उसके बारे में तफसीलात मालूम करने का नहीं था। दरदाना असद शहराजी और शहबान घर पहुंच गए। यहाँ भी असद शहराजी के बारे में बड़ी तशवीश पाई जाती थी। वो हंगामे होते रहे जो एक दौलतमंद शख्स के लवाहिकीन उसकी ज़िंदगी बच जाने पर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कर सकते थे। असद शहराजी ने बहर तौर उनकी इस मोहब्बत को कबूल किया और कई दिन उन हंगामों में गुजर गए। दरदाना ने यहाँ आने के बाद ही अपना मनसब संभाल लिया और वो उन इंतज़ामात में मसरूफ़ हो गई जो शहबान की बेहतरी के लिए हो सकते थे। बहर तौर उस बच्चे का किरदार बहुत से लोगों के जहनों में पुर इसरार था और इसके बारे में मालूमात हासिल करने पर असद शहराजी ने उन्हें यह कहकर मुतमिन कर दिया कि वो एक लावारिस बच्चा है जो उस बस्ती में मिला जहां उन लोगों ने जहाज़ की तबाही के बाद क़याम किया था और वह उसे परवरिश के लिए ले आए हैं। इन तमाम हंगामों से फरागत हासिल करने के बाद असद शहराजी ने दुर्दाना से इस मौजू पर गुफ्तगी की और कहा, मेरा ख्याल है दरदाना, हमें आज सरे नौ कुछ प्रोग्राम तरतीब देने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक इस बच्चे पर तहकीकात करना चाहता हूँ कि इसकी समुंदरी सलाहियतें किस हद तक हैं और क्यों हैं। सर, जैसा आप पसंद करें, इसके लिए क्या तरीक़ेकार मुतय्यन करेंगे आप? देखो दरदाना, बहर तौर ये इंसान का बच्चा है और हमने इसे बेशक अपने एक नज़रिए के तहत हासिल किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब जो जिम्मेदारियां हमने कबूल की हैं उनकी अंजाम दही भी हमारे लिए ज़रूरी है। मसलन ये कि तुम्हें इसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना है और इस सिलसिले में मेरी राय है कोई बाकायदगी इख्तियार करने की बजाय वो मुख्तसर राय इख्तियार करो जो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियतें बख्श सकें।
सर मैंने भी इसके बारे में यही सोचा है। तुम इस सिलसिले में अगर कुछ लोगों की खिदमात हासिल करना चाहती हो तो मैं बखुशी उनके अखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल मेरे जहन में जो मंसूबा है वो यही है कि मैं इसे एक बासलाहियत नौजवान बनाऊं और ये अंदाज़ा लगाऊं आखिर समुंदर में इसकी इतनी ज़्यादा सलाहियतों की वजूहात क्या हैं, और अगर ऐसा होता है कि ये गैर मामूली सहूलियतों का मालिक निकलता है तो हम इसे कार आमद बनाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ वक्त दरकार होगा, कम से कम इतना कि ये उम्र की उस मंजिल में दाखिल हो जाए जहाँ ये सब कुछ समझ सके और हमें भी समझा सके। बेशक ये सब कुछ बेहद ज़रूरी है। तुम इसके सिलसिले में प्रोग्राम तरतीब दे लो। दरदाना ने असद शराजी की दी हुई मराआत से पूरा फ़ायदा उठाया। उस अजीम शान कोठी में असद शराजी के अहले ख़ानदान के बहुत से बच्चे भी थे, लेकिन शैबान फितरतन अलग थलग रहने का आदी था। अलबत्ता वो यहाँ आने के बाद बददिल नहीं था, और एक ख़ास बात जो दरदाना ने महसूस की वो ये कि वो किसी भी शय से मुतहय्यर नहीं होता था, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो बड़ी सादगी से उसके बारे में सवाल कर लिया करता। ये चीज़ भी उसकी गैर मामूली सलाहियतों का पता बताती थी। उसके अंदर वो मासूमाना तजस्सुस नहीं था जो उस उम्र के बच्चों में हो सकता है, बल्कि एक तहकीकाती फितरत थी जिसे वो हमेशा बरोए कार लाता, और उसका साथ हर लम्हे हैरत का बाइस बना रहता था। काफ़ी दिन गुजर गए। शैबान पर की जाने वाली मेहनत पूरी तरह बार आवर थी। उसे तालीम दी जा रही थी, दुनिया से रोशनास कराया जा रहा था, हर चीज़ का सलीका उसे सिखा दिया गया। खूबसूरत लिबास में वो शानदार नजर आता। उसके अंदर शहजादों जैसी तमक्कनत पैदा होती जा रही थी। तेजी से कद निकालने लगा था और उसका बदन बेहद सिडौल होने लगा। कोई ख्वाब में भी ना सोच सकता था कि यह किसी इंतहाई असरत ज़दा बस्ती के एक मछेरे का बेटा है। असद शराजी ने एक दिन दरदाना से कहा, दरदाना तवील अरसा हो गया मुझे घरेलू बने हुए। इसमें कोई शक नहीं कि हम शैबान की तरबियत करके भी एक महम ही सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुझ पर कुछ कहोलत तारी होने लगी है। कहोलत? दरदाना ने सवाल किया। हाँ, शहर की नम आलूद हवाएं मुझे रास नहीं आई। मैं आज़ाद फिजाओं का पंछी हूँ। एक टीम एक महम पर जा रही है। इरादा चीन का है, जहाँ एक खास इलाके का सफर मकसूद है। मुझसे भी कहा जा रहा है अगर मैं इस सफर पर चला जाऊं तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मैं समझी नहीं सर, दरदाना ने कहा। मेरे कहने का मकसद ये था कि शैबान के सिलसिले में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मेरा ख्याल है नहीं होगी सर। भला अब क्या दिक्कत हो सकती है? हमने उसका सारा सेटअप बना लिया है। उसके मशागल और मामूलात हमारे लिए मुकम्मल तौर से तसल्ली बख्श हैं। मैं समझती हूँ आपकी गैर मौजूदगी में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड, इसका मतलब है कि मैं अपनी रजामंदी का इजहार कर दूं। सर ये तो आप पर मुनहसर है, दरदाना ने कहा। इसके बावजूद तुम अगर चाहो तो अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी तब्दीली कर सकती हो। मसलन सर आप ही मुझे कोई मशवरा दें। दरअसल दरदाना इस कोठी में बेशुमार अफराद हैं और हर शख्स का अपना अपना जहन है, अपनी अपनी सोच है। तुम जिस अंदाज में शाबान के लिए काम कर रही हो, मेरी मौजूदगी में तो खैर कोई ऐसा तसव्वुर भी नहीं पैदा हो सकता जिससे तुम्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत पेश आती। लेकिन हो सकता है मेरा ये सफ़र तवील हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ उलझनों का आगाज़ हो जाए। दरदाना कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, इसका हल क्या होगा सर? तुम्हारी यहाँ से मुंतकिली, असद शराजी ने बेतकल्फी से कहा। दरदाना हैरानी से उसे देखने लगी, फिर बोली, अगर आप ये मुनासिब समझते हैं सर तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मेरे मुनासिब समझने की बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये सब कुछ मुनासिब रहेगा। कोई हर्ज भी नहीं है सर, वैसे भी हम यहाँ किसी से कोई राब्ता नहीं रखते। यही कैफियत शैबान की है। वो मुख्तलिफ मजाज का लड़का है और आपने देखा होगा कि कोठी के दूसरे लोगों की जानब वो कम ही मतवज्जा होता है। बिल्कुल यही तमाम बातें सोचकर मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। दरदाना तुम्हारे लिए 2 जगहों का इंतखाब किया है मैंने। अगर मकान में रहना चाहती हो तो मेरी एक कोठी अलग अलगन रोड पर है, और अगर किसी फ्लैट में रिहाइश पसंद करो तो एक खूबसूरत फ्लैट भी तुम्हें दिया जा सकता है। मेरे ख्याल में सर मकान मुनासिब रहेगा। तुम्हें तुम्हारी ज़रूरियात के मुताबिक
وہاں افراد مہیا کیے جائیں گے، جیسے ایک ڈرائیور، ایک باورچی، ایک صفائی کرنے والا۔ میرا خیال ہے 3 آدمی تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ جی سر، اگر میں نے کچھ کمی بھی کرنا چاہی۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ افراد رہیں تاکہ تمہیں کوئی دقت پیش نہ آئے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اسد شیرازی نے دردانہ کو جس عمارت میں منتقل کیا تھا وہ بھی ایک خوبصورت بنگلہ نما عمارت ہی تھی۔ 6-7 کمرے تھے، اس میں وسیع و عریض برانڈا تھا جس میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے۔ عمارت ذرا قدیم طرز کی بنی ہوئی تھی لیکن بہت پرسکون اور پرتعیش تھی، اور یہاں ضروریات زندگی کی تمام ہی چیزیں مہیا کر دی گئی تھی۔ جن 3 افراد کو اسد شیرازی نے وہاں پہنچایا وہ بھی اجنبی تھے اور دردانہ سے ان کا تعارف کرا دیا گیا۔ ایک کار اسے استعمال کے لیے دے دی گئی، غرض کہ اسد شیرازی نے وہ تمام انتظامات کر دیے جو دردانہ کے لیے بہت ہی سکون بخش تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یہاں اس عمارت میں آ کر دردانہ نے خصوصی طور پر شعبان کے رجحان کا جائزہ لیا۔ وہ بلا شبہ اپنی شخصیت میں منفرد تھا اور کسی بھی تبدیلی کو خاص انداز میں محسوس نہیں کرتا تھا۔ جو مشاغل اس کے لیے متعین کیے گئے ان میں پوری توجہ اور دلچسپی سے حصہ لیتا۔ چنانچہ دردانہ کو اس سلسلے میں کوئی الجھن پیش نہیں آئی۔ اسد شیرازی اس تمام کارروائی کے 11 دن کے بعد ملک سے باہر چلا گیا اور اس کی واپسی کا کوئی معلوم نہ تھا۔ دردانہ اس کے جانے کے بعد پوری توجہ شعبان ہی پر صرف کرنے لگی۔ ایک عجیب و غریب ذمہ داری اس نے اپنے سپرد لی تھی، لیکن اس میں اس کی ذاتی دلچسپی بھی شامل تھی۔ بلکہ اگر یوں کہا ہوتا کہ شعبان اس کے ذریعے ہی اسے نہ ملا ہوتا، کوئی اور طریقہ ایسا ہوتا جس سے وہ شعبان کو حاصل کر لیتی تو شاید کچھ بھی کرتی، لیکن شعبان پر اتنی ہی توجہ دیتی۔ ایسی ہی فطرت کی مالک تھی وہ، اور پھر ان 9 سالوں نے اسے اور بھی نکھار دیا تھا، اور وہ خود بھی ایک مہم جو کی حیثیت سے منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے اپنے مشاغل بھی شاید اسد شیرازی سے الگ ہونے کے بعد یہی رہتے اور اس کے بغیر اسے لطف نہ آتا تھا۔ شعبان کی پرورش بھی ایک ایڈونچر ہی تھی اس کی ذات کے لیے، کیونکہ شعبان بذات خود ایک عجوبہ تھا، اور اس عجوبے کے لیے وہ تمام چیزیں بہر طور مہیا کی جاتی رہیں جس کا اس کی زندگی سے گہرا تعلق تھا اور جس سلسلے میں اسے تربیت دی جا رہی تھی۔ ہفتے میں ایک بار سمندر کا دورہ ضرور کیا جاتا، اور شعبان کے بارے میں یہ بات خاص طور سے محسوس کی گئی تھی کہ سمندر کی لہروں کا پہلا نظارہ ہی اس کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتا۔ جوں جوں اس کا قد و قامت بڑھتا جا رہا تھا، اس کی کارکردگی میں بھی نمایاں فرق آتا جا رہا تھا۔ ذہانت بے مثال تھی، اس کی ہر چیز کو ایک لگات دیکھنے کے بعد اس کی گہرائیوں میں اتر جاتا، اور بعض اوقات ایسے سوالات کر ڈالتا کہ جواب دینے والا بھی حیران رہ جائے۔ ساحل سمندر پر وہ ہٹ دردانہ ہی کے تصرف میں رہتی جو اسد شیرازی کی ملکیت تھی۔ ایسے ہی ایک دن کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا، علاقہ سنسان تھا، اور تھوڑی دیر پہلے ہی دردانہ اور شعبان ساحل سے واپس آئے تھے۔ شعبان کے جسم پر ایک خوبصورت سوئمنگ کاسٹیوم تھا اور وہ بہت وجیح نظر آ رہا تھا۔ دردانہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تھک گئے؟ اور دردانہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آنٹی، پانی میں بھی کہیں تھکن ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ بھئی تم بہت طاقتور لڑکے ہو، اب لباس تبدیل کر لو، یا دوبارہ پانی میں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ اجازت دیں گی تو چلا جاؤں گا، دل تو چاہتا ہے۔ ہاں، شعبان نے جواب دیا، پھر بھی کپڑے بدل لو، بہتر ہے۔ شعبان دوسرے کمرے میں لباس تبدیل کرنے چلا گیا اور دردانہ گرد ہلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ شعبان کے سمندر سے عشق، اور وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ہمیشہ سے تھا۔ ہاں، اب اسے اظہار کے لیے زبان مل گئی تھی، بہت تبدیل ہو چکا تھا وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور وہ ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سمجھی تھی کہ ڈرائیور نے دستک دی ہے، لیکن اپنے سامنے ایک اجنبی چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دراز قامت آدمی تھا جس کی عمر 60-65 سال کے قریب ہوگی۔ جسم دبلا پتلا تھا، لیکن وہ ایک شاندار قیمتی سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سر پر ایک بال بھی نہ تھا اور آنکھوں پر بہت موٹے شیشوں کی اینک لگی ہوئی تھی۔ سوری ینگ لیڈی، میرا نام شرف ہے، تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ اگر تم مصروف نہ ہو تو مجھے کچھ وقت دو۔ کس سلسلے میں؟ ایک اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع سے میرا کیا تعلق ہے؟
100% है, बशर्ते कि तुम उसे एक अजनबियत को महसूस ना करो जो मेरे तुम्हारे दरमियान है। दर्दाना मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, जो चीज़ है उसे महसूस करना तो मजबूरी है मिस्टर शरफ। फ़लसफ़े और मुंतक से मुझे नफ़रत है, इसलिए दिल की ज़ुबान में गुफ्तगू ना करो। मैं तुम्हें कुछ ऐसी हकीकतों से रोशनास कराना चाहता हूँ जिनका शायद तुम्हें इल्म ना हो। अंदर तशरीफ़ ले आइए। दर्दाना ने कहा। उसे ये शख्स कुछ झकी सा लगा। बहरहाल वो एक खुद एतमाद औरत थी और हालात का मुकाबला करना जानती थी। शरफ अंदर आ गया। उसने बिला इजाज़त बैठते हुए कहा, तुम मुझे डॉक्टर शरफ कह सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे दर्दाना कह सकते हैं, सिर्फ दर्दाना। मेरे ख्याल में काफ़ी है, दर्दाना ने जवाब दिया। दर्दाना, मैं बेतकल्फ़ी से तुम्हारा नाम ले सकता हूँ क्योंकि उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूँ। तुम्हारी इस हेठ से कोई 20 फीट छोड़कर मेरी रिहाइश गाह है। शायद तुमने वो हट देखी हो जिस पर एक मीनार बना हुआ है। ओह, वो मीनार वाली हट देखी है मैंने और बारहा इस मीनार के बारे में सोचा है। क्या सोचा है? यही कि किसी हट में इस मीनार की क्या ज़रूरत है। तब माफ़ करना, तुम ज़हनी तौर पर पसमानदा और कुव्वत फैसला से महरूम खातून हो सकता है ऐसा हो, मगर आपके इस ख्याल की वजह तुम्हारे जहन में तजस्सुस पैदा हुआ और तुमने उसे दूर करने की कोशिश ना की। चंद गाज का फासला तय करके तुम वहां तक ना आ सकी। तजस्सुस ने शिद्दत इख्तियार नहीं की थी। मैं तुम्हें इस हट में दावत देना चाहता हूँ, डॉक्टर शरफ ने कहा और दर्दाना चौंक कर उसे देखने लगी। अब किसी खास बात का एहसास हुआ था। उसने चंद लम्हात के बाद कहा, क्यों मिस्टर शरफ? अंकल शरफ नहीं कह सकती तुम? कह सकती हूँ, यही कहो, मुझे खुशी होगी और इस तरह तुम्हें मुझ पर एतमाद भी हो सकता है। आप मुझे वहाँ क्यों दावत देना चाहते हैं अंकल शरफ? ताकि तुम्हें इस मीनार का राज बता सकूं, डॉक्टर शरफ ने कहा और हंस पड़ा, जैसे उसे बरजस्तगी से बहुत खुशी हुई हो। दर्दाना उलझन में पड़ गई। वो शख्स चेहरे से तो शरीफ नहीं मालूम होता था, बल्कि कुछ झुकी और सनकी सा था। उसके बावजूद अजनबी था और उसकी इस तरह आमद कुछ अजीब सी थी। उसे पसो पेश का शिकार देखकर वो बोला, तुम अपने साथ तोप, तफंग, मशीन गन, राइफल या पिस्तौल भी ले सकती हो। मुझ जैसे ताकतवर और तवाना चचा की तरफ से जूं ही तुम्हें खतरा महसूस हो, मेरे चीथड़े उड़ा देना, समझी? ये भी कहता हूँ कि अगर मेरे बातें में तुम्हारे लिए बायसे दिलचस्पी ना हो तो मुझ पर हर जाने का केस कर देना। मुअम्मर डॉक्टर शरफ ने इस तरह कहा कि दर्दाना को हंसी आ गई। आपने फरमाया था अंकल शरफ कि आप मुझसे एक अहम मौजू पर बात करना चाहते हैं। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि आप मुझे इस मीनार का राज बताना चाहते हैं। दोनों बातें दुरुस्त हैं। दर्दाना ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोली, ठीक है, आप इजाज़त दें तो मैं शाबान को अपने साथ ले लूं। ज़रूर ले लो, डॉक्टर शरफ बोला। दर्दाना उसके साथ बाहर निकल आई। अजीब लग रहा था, लेकिन फितरतन वो खतरात पसंद थी और हर तरह के हालात से निमटना जानती थी। चुनाचा बाहर निकलकर उसने ड्राइवर की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। वो कुछ फासले पर था। उसे देखकर वो बोली, ड्राइवर, मैं ज़रा अंकल शरफ के साथ मीनार वाले हट में जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। ड्राइवर ने गर्दन हिला दी।